हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे राजनेता के बारे में बता रहे हैं जो चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ तथा उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई। वे ऐसे स्वतंत्रता भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 1947 से 64 तक रहा। स्वतंत्रता समर्थक मोतीलाल नेहरू, जो 1861 से 1831 तक सांसद रहे, के पुत्र नेहरू की शिक्षा घर और ब्रिटेन में हुई और 1912 में वे वकील बन गए। कानून की तुलना में राजनीतिक में अधिक रुचि होने के कारण वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए मोहनदास के गांधी के दृष्टिकोण से प्रभावित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनका घनिष्ठ संबंध 1919 में शुरू हुआ। 1929 में वे इसके अध्यक्ष बने और ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की, जिसने भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता या प्रभुत्व की स्थिति के बजाय की घोषणा की। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें 1921 से 1945 के बीच 9 बार जेल में डाला गया। तब 1935 में भारत को सीमित स्वशासन प्रदान किया गया, जो कि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कुछ प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंधों में आई कठोरता के कारण अंततः भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 1948 में गांधी की हत्या से कुछ समय पहले नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का प्रयास किया। यदि वे किसी भी खेमे का पक्ष लेते दिखे तो उन्हें कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके कार्यकाल के दौरान भारत का कश्मीर क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान से और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी को लेकर चीन से टकराव हुआ। उसने पुर्तगालियों से गोवा छीन लिया। घरेलू स्तर पर उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप आधुनिक मूल्यों को अपनाते हुए लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता को बढ़ावा दिया। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता बनकर उभरे। गांधी जी ने चतुराई से अपने कुछ वरिष्ठों की जगह उन्हें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बिठाया, यह उम्मीद करते हुए कि नेहरू भारत के युवाओं को, जो उस समय चरम वामपंथी कारणों की ओर से आकर्षित थे, कांग्रेस आंदोलन की मुख्य धारा में आकर्षित करेंगे। गांधी जी ने यह भी सही गणना की थी कि अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ नेहरू स्वयं बीच का रास्ता अपनाने के इच्छुक होंगे। 1931 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नेहरू कांग्रेस पार्टी की आंतरिक परिषदों में चले गए और गांधी के करीबी हो गए। हालांकि गांधी ने 1942 तक आधिकारिक तौर पर नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नामांकित नहीं किया था, लेकिन 1930 के दशक के मध्य में ही भारतीय जनता ने नेहरू को गांधी के स्वाभाविक उत्तरदायित्व के रूप में देखा। मार्च 1931 का गांधी इरविन समझौता, गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन, बाद में लॉर्ड हैलिफैक्स के बीच हस्ताक्षरित, ने भारत में 2 प्रमुख विरोधियों के बीच एक युद्ध विराम का संकेत दिया। यह गांधी के अधिक प्रभावित सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन में से एक का चरमोत्कर्ष था, जिसे 1 साल पहले नमक मार्च के रूप में शुरू किया गया था, जिसके दौरान नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। आशा है कि गांधी इरविन समझौता भारत ब्रिटिश संबंधों की अधिक आरामदायक अवधि की प्रस्तावना होगी। ऐसा नहीं किया गया। लॉर्ड विल्डिंग, जिन्हें 1931 में वायसराय के रूप में इरविन की जगह ली थी, ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से गांधी की वापसी के तुरंत बाद जनवरी 1932 में गांधी को जेल भेज डाला। उन पर एक और सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। भारत की स्वशासन की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ने के लिए लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों का अंततः परिणाम निकला। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम, जिसने भारतीय प्रांतों को लोकप्रिय स्वायत्त सरकार की प्रणाली दी। अंततः इसने स्वायत्त प्रांतों और रियासतों से बनी एक संघीय प्रणाली का प्रावधान किया। हालांकि महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया।
प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। 1930 के दशक के मध्य में नेहरू यूरोप के विकास को लेकर बहुत चिंतित थे, जो एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ता जा दिख रहा था। 1936 की शुरुआत में वह अपनी बीमार पत्नी से मिलने यूरोप में थे। स्विट्जरलैंड के लॉरेंज में एक सैनिटेरियम में उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले, उस समय भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध की स्थिति में भारत का स्थान लोकतंत्रों के साथ था। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत केवल एक स्वतंत्र देश के रूप में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थकों में लड़ सकता है। जब प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के बाद हुए चुनावों ने अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला दिया, तो नेहरू को दुविधा का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के निर्माता बने, ने चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया था। इसलिए कांग्रेस ने कुछ प्रांतों में गठबंधन कांग्रेस मुस्लिम लीग सरकार के गठन के लिए जिन्ना की याचिका को नासमझी से खारिज कर दिया गया, एक निर्णय जिसका नेहरू ने समर्थन किया था। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संघर्ष हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष में बदल गया, जो अंततः भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का कारण बना। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारावास भी काटा। दोस्तों, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने पर वायसराय लॉर्ड लिथेगो ने स्वायत्त प्रांतीय मंत्रालय में परामर्श किए बिना भारत को युद्ध के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। कांग्रेस पार्टी के अकालनामा ने विरोध स्वरूप अपने प्रांतीय मंत्रालय को वापस ले लिया गया, लेकिन कांग्रेस की कार्रवाई ने राजनीतिक क्षेत्र को जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए लगभग खुला छोड़ दिया था। युद्ध पर नेहरू के विचार गांधी से भिन्न थे। प्रारंभ में गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों को जो समर्थन दिया जाएगा वह बिना शर्त दिया जाना चाहिए और वह अहिंसक चरित्र का होना चाहिए। नेहरू ने इसे धारण किया और आक्रामकता के खिलाफ रक्षा में अहिंसा का कोई स्थान नहीं था। भारत को नाजीवाद के खिलाफ युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन का समर्थन करना चाहिए, लेकिन केवल एक स्वतंत्र देश के रूप में। यदि यह मदद नहीं कर सकता तो इसे बाधा भी नहीं डालनी चाहिए। अक्टूबर 1940 में गांधी ने अपने मूल रूप को त्यागते हुए एक सीमित सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख अधिवक्ताओं को एक एक करके भाग लेने के लिए चुना गया। दोस्तों, उन नेताओं में से दूसरे नेता नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल की कैद की सनद सुनाई गई। जेल में 1 साल से कुछ अधिक समय बिताने के बाद हवाई में पर्ल हार्बर पर बमबारी से 3 दिन पहले उन्हें कांग्रेस कैदियों के साथ रिहा कर दिया गया। 1942 के बसंत में जब जापानियों ने बर्मा के माध्यम से भारत की सीमाओं पर अपना हमला किया, जो ब्रिटिश सरकार ने उन नए सैन्य खतरे का सामना करते हुए भारत पर कुछ कदम उठाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजा ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि राजनीतिक रूप से नेहरू के करीबी थे और जिन्ना को भी जानते थे, ने संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव रखे। हालांकि क्रिप्स का मिशन विफल रहा, क्योंकि गांधी जी को स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं था। दोस्तों, फिर कांग्रेस पार्टी में पहल गांधी जी के पास चली गई, जिन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया। हालांकि नेहरू युद्ध के प्रयासों को शर्मिंदा करने के अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास गांधी के साथ शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद गांधी और नेहरू सहित कई कांग्रेस कार्य समिति को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। नेहरू उससे अपनी 9वीं और आखिरी नजरबंदी से 15 जून 1945 को उभरे। उनकी रिहाई के 2 साल के भीतर भारत का विभाजन होना था और आज़ाद होना था। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने का वायसराय लॉर्ड बेवेल का अंतिम प्रयास विफल रहा। लेबर सरकार ने, जिसने इस बीच चर्चिल के युद्धकालीन प्रशासन को विस्थापित कर दिया था, अपने पहले कार्यों में से एक के रूप में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा और बाद में लॉर्ड बेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। अब सवाल यह नहीं था कि भारत को स्वतंत्र होना था या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि क्या इसमें एक या अधिक स्वतंत्र राज्य शामिल होने थे। हिंदू मुस्लिम शत्रुता, जिसकी परिणति 1946 के अंत में झड़प्पा में हुई, जिसमें लगभग 7000 लोग मारे गए, ने उपमहाद्वीप के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया, जबकि गांधी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नेहरू ने अनिच्छुक से लेकर वास्तविक रूप से इसे
स्वीकार कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग स्वतंत्र देश बनकर उभरे। नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। 1929 में 35 वर्षों में जब गांधी जी ने लाहौर में कांग्रेस सत्ता के अध्यक्ष के रूप में नेहरू को चुना, तो 1964 में उनकी मृत्यु तक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू बने रहे। 1962 में चीन के साथ संक्षिप्त संघर्ष की पराजय के बावजूद उनके आदर्श लोग हैं। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण गांधी के धार्मिक और परंपरावादी रवैये के विपरीत था, जिसने गांधी के जीवन काल के दौरान भारतीय राजनीति को धार्मिक रूप दे दिया। भ्रामक रूप से हालांकि गांधी एक धार्मिक रूढ़िवादी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में एक सामाजिक गैर अनुरूपतावादी थे जो धर्मनिरपेक्षता की कोशिश कर रहे थे। हिंदू धर्म नेहरू और गांधी के बीच वास्तविक अंतर धर्म के लिए प्रति दृष्टिकोण में नहीं बल्कि सभ्यता के प्रति उनके दृष्टिकोण में था। जहां नेहरू जी से आधुनिक मुहावरे से बात कर रहे थे, वही गांधी प्राचीन भारतीय के गौरव की याद दिला रहे थे दोस्तों। भारत इतिहास के परिक्षेप में नेहरू का महत्व यह है कि उन्होंने आधुनिक मूल्यों और सोचने के तरीकों का आयात और प्रसार किया, जिन्हें उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला। धर्मनिरपेक्षता और भारत की बुनियादी एकता पर जोर देने के अलावा भारतीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद नेहरू को भारतीय वैज्ञानिक खोज और भारतीय तकनीकी विकास के आधुनिक युग में आगे ले जाने को बहुत चिंतित थे। इसके अलावा उन्होंने अपने लोगों में गरीबों और वंचितों के साथ सामाजिक सरोकार की आवश्यकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान के बारे में जागरूकता जगाई। जिन उपलब्धियों पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, उनमें से एक प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता का सुधार था, जिसने अंततः हिंदू को सक्षम बनाया। विधवाओं को विरासत और संपत्ति के मामले में पुरुषों की साथ समानता का आनंद मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्टूबर 1956 तक नेहरू का सितारा बुलंदी पर था, जब सोवियत संघ के खिलाफ हंगरी की क्रांति पर भारत के रवैये ने उनकी नीति को प्रभावित किया। गैर साम्यवादी देशों द्वारा गुटनिरपेक्षता तटस्थता की कड़ी जांच की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत हंगरी पर आक्रमण पर सोवियत संघ के साथ मतदान करने वाला एकमात्र गुटनिरपेक्ष देश था, और इसके बाद नेहरू के लिए गुटनिरपेक्षता के अपने आह्वान पर विश्वसनीयता हासिल करना मुश्किल हो गया था। आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में उपनिवेश विरोधी विदेश नीति की आधारशिला थी। हालांकि इस मुद्दे में इसकी रुचि कम हो गई थी जब चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित अफ्रीकी और एशियाई देशों के बांडुल सम्मेलन में उनकी सुर्खियां छीन ली। 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया सर्बिया में गठबंधन आंदोलन नेहरू ने अपने सबसे बड़ी चिंता के रूप में उपनिवेशवाद विरोधी के लिए गुटनिरपेक्ष तो प्रस्तावित किया था दोस्तों। हालांकि 1962 के एक महीने तक चले भारत चीन युद्ध ने गुटनिरपेक्ष पर नेहरू की इच्छाधारी सोच को उजागर कर दिया। अब अरुणाचल प्रदेश के संबंध में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के परिणाम स्वरूप चीनी सेनाओं ने पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर कब्जा करने की धमकी दी। उन्होंने नेहरू की उद्घोषणा हिंदू चीनी भाई भाई भारतीय चीनी भाई बहन है के खोखलेपन को उजागर किया। पश्चिमी सहायता के लिए नेहरू के बाद के आह्वान ने उनकी गुटनिरपेक्षता नीति को वस्तुतः बकवास बना दिया। चीनी ने शीघ्र ही अपने सैनिक हटा लिए। यह था वीडियो, आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही लाइक कर दो, शेयर कर दो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी श्रृंखला में हम नेहरू की मृत्यु के बारे ऊपर चलते हैं दोस्तों। उनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी दोस्तों। ये बात जब की है 3 जून 1964 को जनता के लिए जारी की गई अपनी वरीयता में नेहरू ने अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने और उनकी राख को पूरे भारत में बिखरने का अनुरोध दिया। उसी में कहा है उन्होंने कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, और मुझे पता है कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के प्राचीन अतीत में इतिहास की शुरुआत तक जाती है। मैं उस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे संजोकर रखना चाहता हूँ और इससे प्रेरणा लेता रहूंगा, और अपनी इस इच्छा के साक्षी के रूप में भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपना अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को इसमें फेंक दिया जाए। इलाहाबाद में गंगा को उस विशाल महासागर में ले जाया जाए जो कि भारत के तटों को धोता है। हालांकि मेरी राख के बड़े हिस्से को अन्यथा निपटाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसे एक हवाई जहाज में हवा में ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए।
वे खेत जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं ताकि वे भारत की धूल और मिट्टी में मिल सके, भारत का एक अविभाज्य हिस्सा मैं बन सकूं। और इन शब्दों द्वारा उसका अंत हुआ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।